गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी उत्तराखंड की हर एक खबर के साथ हाजिर हैं हम। बिल्कुल, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आयुषी और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे यूपी और उत्तराखंड के हर शहर की खबर। बिल्कुल, और खबरों में धार भी होगी, रफ्तार भी होगी और जहां जरूरी है वहां विस्तार भी होगा। बिल्कुल, आप देखेंगे राजनीति से लेकर जन सरोकार तक की हर बड़ी खबर। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो चलिए गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। वहां वो पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, जिसके बाद वो रामलला की पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल, सीएम योगी से पहले अगर हम बात करें, अगर पूरे कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले 11:50 पर अयोध्या में रामकथा पार्क वो पहुंचेंगे। 12 बजे परमहंस रामचंद्र महाराज की समाधि स्थल जाकर श्रद्धांजलि देंगे। सीएम योगी 12:10 हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। और 12:35 पर श्री राम जन्मभूमि में मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सीएम योगी 12:55 पर दिगंबर अखाड़ा पहुंचेंगे। तो ये आज का कार्यक्रम रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। और देखिए, जिस तरीके से राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के लिए भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, इस मद्देनजर हर एक दौरा सीएम का बेहद अहम रहता है। लेकिन किस तरीके का कार्यक्रम है, कहां कहां उन्हें जाना है, ये सब कुछ तय है। तो देखिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के लिए भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। प्रशासन अब रामनगरी की पौराणिकता लौटाने का भी काम कर रही है। बिल्कुल, और पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक द्वापर में अयोध्या नगरी का सौंदर्य उसकी प्राकृतिक छटा से निखरता था। उसी प्रकार रामनगरी में प्राकृतिक छटा को वापस लाने के लिए अयोध्या को सजाने संवारने की योजनाएं बनाई जा रही है। अयोध्या में बनने वाला भगवान राम का मंदिर इतना भव्य और दिव्य होगा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। राम जन्मभूमि मंदिर के चारों तरफ ग्रीन फील्ड होगी, जिसमें नक्षत्र वाटिका के साथ रामायण कालीन वो वृक्ष होंगे जिनका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। राम वन गमन मार्ग के साथ साथ अयोध्या के अलग अलग स्थानों पर रामायण कालीन वृक्षों की वाटिका दिखाई देगी। राम की नगरी में अशोक, किष्किंधा और पंचवटी वाटिका बनाई जा रही हैं, जिससे आने वाली भावी पीढ़ियों को उनके गौरवशाली अतीत से जोड़ा जा सके। हाँ, रामायणकालीन वृक्षों पर भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि अशोक वाटिका, किष्किंधा वाटिका, पंचवटी वाटिकाएं बनाई जा रही हैं। इसके लिए हम रामायणकालीन प्रजातियों पर रिसर्च कर रहे हैं। उस संशोधन के बाद जो जितने भी पेड़ आ रहे हैं, चंपक आ रहा है, पुत्रंजीवा आ रहा है, सीता अशोक आ रहा है, उसको हम जहाँ से हम ला सकते हैं नर्सरी में ला रहे हैं। और उसके संबंध में जहाँ पर ये वाटिकाएं बनाई जाएंगी गुप्तार घाट में, वहाँ पर हम जरूर उसको लगवाएंगे। प्रयास किया जा रहा है कि रामायणकालीन जो वृक्ष लगाए जाते थे उसको हम लोग इंडिजिनस प्रजाति के थे उसको लगाया जाए और उसका इकोलॉजिकल अध्ययन किया जाए और कहाँ पे प्लेसेस हैं उसको लगाया जाए। तो हम लोगों ने बहुत सारे स्थल चिन्हित किए हैं, जैसे आप देखें गुप्तार घाट का एरिया है और समदा झील का है। समदा झील का एरिया हम लोगों ने 67 हेक्टेयर का एरिया था, जिसको हम लोगों ने सीमांकन करा के उसका झील का विस्तार कर रहे हैं और उसका झील का पुनर्भरण कर रहे हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इस तरीके से हम लोगों ने कुंडों का भी अनुरक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। अयोध्या में बंदरों का फूड फॉरेस्ट और तितलियों के लिए आशियाना बनाने का काम भी चल रहा है, जबकि रामायणकालीन वृक्षों की पूरी श्रृंखला रामनगरी के सभी रास्तों पर लगाने की तैयारी है। रामायणकालीन पेड़ तो पूरी अयोध्या में लगेंगे, सभी मार्गों में लगेंगे, 84 कोसी पर, 14 कोसी पर, पंचकोसी पर, सभी धार्मिक पौराणिक स्थलों पर। या तो सरकार की योजना है। राम मंदिर के निर्माण की समय सीमा 2025 रखी गई है, लेकिन 2023 में गर्भगृह के दर्शन शुरू हो जाएंगे। यानी आने वाले दिनों में जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा और आप उसके दर्शन करने जाएंगे
तो अपनी आंखों से उस दिव्यता को महसूस कर पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। तो चित्रकूट में चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के आज आखिरी दिन सीएम योगी भी शामिल होंगे और सीएम योगी सुशासन की ओर कैसे बदल रहा है उत्तर प्रदेश, इस विषय पर संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल पार्टी की कार्य पद्धति के बारे में भी बताएंगे। बिल्कुल, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और उसमें भाजपा के लिए चुनौतियों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संबोधित करेंगे और प्रशिक्षण शिविर में सभी को टास्क भी दिया जाएगा। साथ ही हर जिले में लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम अभियान और कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। मंत्रियों के दौरे भी जिलों में बढ़ जाएंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सरकार जुट जाएगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव के टारगेट सेट किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ एक तरफ भाजपा चित्रकूट में 2024 के लिए चक्रवर्ती प्लान बना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी हमलावर है कि सरकार अपनी नाकामियां छिपा रही है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। 2024 के लिए भाजपा का एक्शन। 50% वाले प्लान से किसके खेमे में टेंशन। उत्तर प्रदेश में लगातार जीत का डंका बजाने के बाद भाजपा की नजर 2024 की लड़ाई पर है, जिसकी तैयारी भाजपा के शत्रप चित्रकूट में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। चाहे दिव्य भव्य कुंभ में पैर धोने के माध्यम से, यानी उस सामाजिक समता से लेकर उस गरीब का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए। 80 में 75 पहले जीते हैं, लेकिन अब 80 का लक्ष्य है, इसलिए ये पूरी कवायद की जा रही है। 2024 जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही चुनाव का हमारा एक्शन प्लान है। नहीं, ये बात तो सही है, आज ही लगभग नहीं बचा है कुछ तो, और इसलिए नहीं बचा है क्योंकि जनता से वो कटे हुए हैं। ये चित्रकूट से भाजपा की ललकार है, जिसमें 2024 में दिल्ली जीतने का हैट्रिक प्लान तैयार है। इतना ही नहीं, संकेत तो ये भी है कि 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर में भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनावों की भी तैयारी शुरू कर दी है। 24 की भी हो रही है, 27 की भी हो रही है, 29 की भी हो रही है। तैयारियां तो निरंतर होती ही रहती हैं। पूरे 72 घंटे के मंथन में भाजपा ने चित्रकूट से अपना चक्रवर्ती प्लान जारी कर दिया है। एक तरफ जहां भाजपा आक्रामक रणनीति बना रही है, वहीं विपक्ष के नेता सरकार पर लगातार हमलावर हैं। सुना है चित्रकूट में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। शायद इसमें भ्रष्टाचार व ट्रांसफर पोस्टिंग की धांधली को छुपाने, रूठों को मनाने, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, टूटते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व महंगाई पर बहाने बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे भाजपाई जनता का सामना तो कर सकें। भाजपा का शिविर 31 जुलाई तक चलेगा, जिसमें आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को छोड़ के सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके बाद अब सेशन की शुरुआत होगी। गरीब कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं क्या है मोदी सरकार की विदेश नीति क्या है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है, ये तमाम ऐसे विषय हैं। मीडिया को कैसे मैनेज करना है। तो देखिए, सीएम योगी 1 अगस्त को स्कूली बच्चों के खातों में रकम भेजेंगे। यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए स्कूली बच्चों के खातों में 1200 रुपए भेजे जाने हैं। बिल्कुल, और देखिए इसी मद्देनजर अब तक 1,91,00,000 स्कूली बच्चों में से ज्यादातर का आधार प्रमाणीकरण का काम पूरा हो चुका है और 1 अगस्त से पहले छूटे हुए करीब 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके आधार को वेरीफाई कर लिया जाएगा, प्रमाणित कर लिया जाएगा और अब आधार प्रमाणीकरण के बाद ये रकम भेज दी जाएगी। यानी जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द बच्चों तक ये रकम आ जाएगी ताकि वो स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग, ये चीजें खरीद सके। और अब बात परिषद में 75 के पराक्रम की, क्योंकि जिन 2 एमएलसी सीट पर 11 अगस्त को चुनाव होना है, उसके लिए भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, और आपको ये बताएं कि भाजपा जिन 2 उम्मीदवारों को उतारने के लिए मैदान में ला रही है, गोरखपुर तो दूसरा प्रयागराज से है।
बीजेपी अगर इन सीटों को जीत लेगी तो उसकी संख्या सदन में हो जाएगी 75। मतलब जिस मुकाम पर कभी सपा और बसपा पहुंच ही नहीं पाई, बीजेपी वहां पहुंच जाएगी। और जबकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्षी दलों में हालत बहुत खराब है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त विधान परिषद में सपा के पास विपक्ष की कुर्सी तक नहीं है। दो 2022 का साल जब से शुरू हुआ तब से भाजपा का ग्राफ सिर्फ बढ़ा है। पहले विधानसभा में जीत का परचम लहराया, फिर राज्यसभा में और अब विधान परिषद में भाजपा उस मुकाम पर पहुंच गई जहां न कभी सपा पहुंची और न ही बसपा। और अब उच्च सदन में भाजपा का ग्राफ और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जिन 2 सीट पर 11 अगस्त को उपचुनाव होना है उसके दोनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भाजपा ने कर दिया है। जहां गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सेंथवार को टिकट दिया गया, वहीं प्रयागराज से आने वाली महिला मोर्चा की नेता निर्मला पासवान को मौका दिया गया है। यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान के नाम पर मोहर लगा दी है। इन दोनों ही नाम को तय करते समय न सिर्फ 2024 को ध्यान में रखा गया, बल्कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है। भाजपा के संख्या बल को देखते हुए इन दोनों की ही जीत लगभग तय मानी जा रही है। इन दोनों ही सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही, जिससे भाजपा की संख्या विधान परिषद में 75 हो जाएगी, जबकि 1 दशक पहले इसी सदन में भाजपा की संख्या महज 7 थी। लेकिन आज का सच ये है कि विधान परिषद में सपा विपक्ष की कुर्सी तक गंवा चुकी है और कांग्रेस 0 पर पहुंच गई, जबकि बसपा के पास सिर्फ 1 सीट बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की सियासी लड़ाई शेर वर्सेस गीदड़ पर आ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव के हमला बोलने के बाद अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल, पूरी कहानी एक पोस्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को गीदड़, उनके बेटे अरविंद राजभर को चूहा बताया गया और दिखाया गया है बाकायदा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तक ओम प्रकाश राजभर पर अगर देखा जाए तो इस पूरे पोस्टर पर उनका कोई पलटवार नहीं आ रहा है, जबकि यही वक्त है कि अरविंद राजभर पूरी फैमिली को देखा जाता है कि निशाना साधने या फिर बयान के तीर छोड़ने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। सपा सुभाषपा में लड़ाई भीषण, राजभर को किसने बताया गीदड़। चौबीस से पहले गठबंधन ढेर, पोस्टर में अखिलेश को बताया शेर। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच जो जंग एसी वाले तंज से शुरू हुई थी, वो टिकट बेचने के आरोप से बढ़कर पोस्टर तक पहुंच गई है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी गवाही दे रहे हैं ये पोस्टर, जिसमें अखिलेश यादव को शेर और ओम प्रकाश राजभर को गीदड़ बताया है, जबकि राजभर के बेटे अरविंद राजभर को चूहा दिखाया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की युवाओं की धड़कन है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी के अंदर हर उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का युवा, हर युवा अपना एक आदर्श मानता है, और ऐसे नेता के साथ ओम प्रकाश राजभर ने विभीषण का काम किया, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आके गठबंधन किए और उनको लगा कि यहाँ बढ़िया चारा मिलेगा, और चारा के भूख के मारे आए कि भूख चारा देख के आए, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं, उनको नहीं मालूम है समाजवादी पार्टी है, यहाँ समाज के हित की बात होती है, यहाँ जनता के हित की बात होती है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संदीप मिश्रा ने जारी किए हैं, जबकि इससे पहले सपा नेता उदयवीर सिंह ने हमला बोलते हुए राजभर और उनके बेटे को झूठा नंबर 1 बताया था। देखिए, बाप बेटे सब एक नंबर के झूठे हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। उनसे समाजवादी पार्टी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं, जिसमें अपने एक विधायक का भी नाम लिया है। आप
उनके विधायक और जिन लोगों का नाम लिया उन्हीं से तस्दीक करिए। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बात कही कि पहली बार ऐसा हुआ जब उनके साथ गठबंधन किया, पैसे लेकर टिकट दिए गए, और ये बात तो दबी जुबान में आपकी पार्टी में भी लोगों ने कहा। अखिलेश जी ने कहा कि ऐसे पहली बार आरोप लगे सहयोगियों के वजह से, तो सुभाषपा वालों ने सीधा अपने ऊपर क्यों ओढ़ लिया? मतलब एकदम सीधा है। जब से अखिलेश यादव ने राजभर पर निशाना साधा, पूरी समाजवादी पार्टी राजभर पर हमलावर है। तो बयानबाज नेता ओम प्रकाश राजभर का विरोध समाजवादी पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता कर रहे हैं। इन्होंने पोस्टर यहाँ पर चिपकाए हुए हैं। जारी है और देखना यह होगा कि सुभाषपा इस पर क्या कहती है। वैसे इस एपिसोड की शुरुआत राजभर के एसी वाले बयान से शुरू हुई थी। देखिए, सच सुनने की आदत नहीं है। अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द घूमने वाले, एसी कमरे में बैठ करके गलत सलाह देने वाले लोग किसी को भी कुछ कह सकते हैं। सही बात अखिलेश जी को नहीं समझा पा रहे हैं कि सही दिशा दें। हम अगर उनके शुभचिंतक हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको सही सलाह दें। जिसके बाद अखिलेश ने राजभर से दूरी बना ली और उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार की बैठक तक में नहीं बुलाया। लेकिन जब राजभर की बगावत नहीं रुकी तो अखिलेश ने 23 जुलाई को चिट्ठी जारी कर गठबंधन से राजभर की छुट्टी कर दी। कभी समाजवादी गठबंधन पे आरोप नहीं लगता था कि पैसा लेकर के टिकट दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। उन्हें अगर बीजेपी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ तालमेल है और बीजेपी का काम है डिवाइड एंड रूल। बड़ी बात यह है कि जब से अखिलेश यादव ने राजभर के खिलाफ मोर्चा खोला है, राजभर का कोई बयान सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल बड़ा हो गया है कि क्या राजभर पोस्टर वाले हमले के बाद अपना मौन तोड़ेंगे या खामोश रहकर सब कुछ देखते सुनते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, जहरीली शराब कांड को लेकर एक सपा विधायक की अब मुश्किलें बढ़ गई है। जांच के बाद पुलिस ने सपा विधायक को मास्टरमाइंड बताया है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से इस केस को लेकर सपा विधायक पर शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है और पुलिस ने पूछताछ की तैयारी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। काला चश्मा और सफेद पोशाक, कोर्ट से स्टाइल में बाहर आ रहे इन माननीय का नाम है रमाकांत यादव, जो आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सपा विधायक हैं और बाहुबली के तौर पर इनकी पहचान है। इन माननीय पर शिकंजा इसलिए कसा गया है क्योंकि इन पर आरोप है कि अपने इलाके में लोगों के बीच जहरीली शराब परोस रहे थे। इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने इन्हें जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड बनाया है और अब कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल 23 फरवरी को माहौल जहरीली शराब कांड हुआ था। जहरीली शराब से 13 की मौत हुई थी। अहिरौला थाना क्षेत्र में सरकारी ठेके की शराब पीने से मौत हुई थी। बाहुबली विधायक का भांजा रंजेश यादव ठेके का अनुज्ञापी था। सपा विधायक पर भांजे के नाम से जहरीली शराब परोसने का आरोप लगा। मामले में सपा विधायक के भांजे समेत 15 लोग गिरफ्तार हुए थे। अब पुलिस की विवेचना में सपा विधायक को जिम्मेदार माना गया है। जांच के बाद पुलिस का दावा है कि सपा विधायक रमाकांत यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और उन पर रासुका के तहत कार्रवाई हो सकती है। और अभियुक्त रमाकांत यादव का जब नाम इसमें प्रकाश में आया है, एविडेंस पुलिस के द्वारा साइंटिफिक तरीके से गैदर किया गया है और उसके बाद ही कोर्ट से प्रेयर की गई है कि इनका रिमांड इस मुकदमे में भी बनवाया जाए। मामले में पुलिस ने अब तक 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 6 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है। हालांकि रमाकांत के वकील का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जब ये बाहर थे तो उस समय तक कोई
कहीं से कोई शिकायत नहीं। हाँ तारा यार जब तुम्हारा अंदर आ गए तो क्या उनको करें? परेशान करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए जहरीली शराब मामले में मास्टरमाइंड बनाए गए रमाकांत यादव पर 46 केस दर्ज हैं, जो अभी फूलपुर पवई विधानसभा सीट से विधायक हैं और 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। रमाकांत यादव 1985 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। 1989 में बसपा की टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते। 1991 में समाजवादी पार्टी से तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। 1996 और 1999 में सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 का लोकसभा चुनाव रमाकांत यादव बसपा के टिकट पर लड़े और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2009 का लोकसभा चुनाव रमाकांत यादव ने भाजपा के टिकट पर लड़ा और फिर सांसद बने। 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े, लेकिन मुलायम सिंह यादव से चुनाव हार गए। जबकि 2022 में रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर 5वीं बार विधानसभा पहुंचे। सियासत में रमाकांत यादव का कद काफी बड़ा है, लेकिन जहरीली शराब कांड में जिस तरह से रमाकांत यादव का नाम सामने आया है और पुलिस रासुका लगाने की तैयारी कर रही है, इससे साफ है कि रमाकांत यादव कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगरा सेंट्रल जेल में कैदियों को हुनरमंद बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे कैदी जेल की चारदीवारी में रहकर ही पैसे कमाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। बिल्कुल। और यूपी की योगी सरकार अब आगरा के इसी सेंट्रल जेल में इस योजना को जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि कैदियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार से रूबरू कराया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि जेल का नाम सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है, लेकिन यूपी में कुछ ऐसी जेल हैं जिन्होंने जेल की परिभाषा ही बदल दी है। इनमें से एक है आगरा की सेंट्रल जेल, जहां कैदियों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। आगरा जेल को सूबे के मुखिया सीएम योगी एक जिला एक उत्पाद योजना से जोड़ने जा रहे हैं, जिसके तहत कारागार के सजायाफ्ता बंदी लेदर शूज और दूसरे लेदर प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके लिए 50 कैदियों को शू मेकिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। आगरा सेंट्रल जेल उत्तर प्रदेश की अन्य जेलों की अपेक्षा कहा जाए, यहाँ का जो माहौल है वो ऐसा है कि अगर कोई भी कैदी जिसने आवेश में जाने अनजाने में अपराध किया, उसको सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसकी ज़िंदगी ठहर नहीं जाती, उसकी ज़िंदगी चलायमान हो जाती है, वो प्रायश्चित करता है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। और यही वजह है कि आगरा की सेंट्रल जेल में ओडीओपी योजना के तहत यहाँ 50 कैदियों को प्रशिक्षित करने की एक सरकार की मंशा है, जिसमें लेदर से जुड़े हुए तमाम प्रोडक्ट्स हैं, जूता उद्योग से जुड़े हुए तमाम जो कहा जाए उनको जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो इंजीनियरिंग है, जो कहा जाए उससे जुड़ी हुई तमाम जो कार्यकुशलता है वो कैदियों को सिखाई जाएगी। और ऐसे में न केवल ओडीओपी में के तहत 50 कैदियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, बल्कि आप देख सकते हैं कि ये हैंडलूम यूनिट जो आप देख रहे हैं, यहाँ 25 कैदी एक समय में काम करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।